डिस्टेंस कितने हैं, एक्स वाई है, तो ये दोनों मिलके एक्स वाई के बराबर हो गया, है ना। अब यहां से देखो दोगुना पैसा होगा वो बी के बराबर होगा, ये बात तो समझ आ रही ना, बी के पास पैसा ज्यादा हो गया और ए के पास कम हो गया, इसलिए बी और ए को बराबर। क्वेश्चन खूब आते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक एडिशनल चार्ज होता है। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक तो टैक्सी चार्जेस के लिए आएगा, एक आपको लाइब्रेरी के लिए आएगा और एक हॉस्टल के लिए आएगा। तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं जहां पे आपको एक फिक्स। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशन में। तब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें खूब सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि taxi charges in a city consist of fixed charges and the remaining depends upon the distance traveled in kilometer. If the person travels 60 kilometer, he pays rupees 960, and for traveling 80 kilometer, he pays 1260 rupees. Find the fixed charges and the rate per kilometer. ठीक है, देखो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक एडिशनल चार्ज होता है। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक तो टैक्सी चार्जेस के लिए आएगा, एक आपको लाइब्रेरी के लिए आएगा और एक हॉस्टल के लिए आएगा। तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं जहां पे आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हैं तो एक तो आपको फिक्स चार्ज फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए आपको एक चार्ज देना है। दूसरा क्या होता है कि आपको पर किलोमीटर का चार्ज लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर एक बंदा है जो 60 किलोमीटर जाता है तो उसे 960 रुपया पे करना पड़ता है ना। अगर 80 किलोमीटर जाता है तो उसे 1260 रुपये जमा करना पड़ता है। तो बताओ कि फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है, यानी रेट पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि let the fixed charges be रुपीज एक्स, है ना। फिक्स चार्ज कितना है, ₹100 है ना। देन द चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, तो ये हो गया आपका y, है ना। आपको 1 किलोमीटर का ₹y लग रहा है तो 60 किलोमीटर का कितना लगेगा, 60y लगेगा। इसका मतलब आपको 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो पैसा चुकाना पड़ेगा वो x प्लस 60y हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 960 रुपए के बराबर है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। वही 80 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1260 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब है दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा कि x प्लस 80y इक्वल्स टू 1260। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको घटाते हैं, इसको घटाते हैं, इसको घटाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये आपका खत्म, ये -20y हो गया और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 300। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो आपका y जो है 300/20 आ गया और ये कट के 15 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये देखो x प्लस 60 इंटू 15 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 960 आ गया। तो x प्लस 900 इक्वल्स टू 960 और x इक्वल्स टू 960 माइनस 900 और x की वैल्यू आ गई 60, यानी जो फिक्स चार्ज है वो 60 रुपया है। फिक्स चार्ज कितना है, 60 रुपया है, और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर जो पूछ रहा है वो कितना है, 15 रुपीज है। ये बात समझ में आ गई ना। तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिलते हो बहुत ही आसान होंगे, इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका पहला सवाल था वर्ड प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन है वही, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ स्कूल इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा आपको पर डे का लगता है ना। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, when the student A takes food for 22 days, he has to pay rupees 4250 as hostel charges, whereas student B who takes food for 28 days pays 5250 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. एक तो आपको हॉस्टल चार्ज लगता है और आपको फूड के लिए पर डे के फूड के लिए जो चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, देखो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ए ने क्या किया है, 22 डेज का
22 डेज का जो पे किया है वो है 4250, है ना। और बी ने क्या किया है, 28 डेज के लिए, 28 डेज के लिए बी ने जो पे किया है वो है 5150, है ना। तो एक तो आपसे हॉस्टल चार्ज पूछ रहा है जो फिक्स चार्ज है, और फिर फूड पर डे पूछ रहा है। तो ऐसा कर लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X, है ना। देन द चार्ज ऑफ फूड, फूड फॉर 1 डे, एक दिन का खाना के पैसा कितना लग रहा है, ये आपका वाई हो गया, है ना। अब देखो 22 दिन के लिए आपको कितना पैसा चुकाना है, 4250। इसका मतलब ये है कि देखो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा ही एक्स, और 22 डेज का 22y इक्वल्स टू 4250। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। वही 28 डेज का बात करेंगे तो ये ऐसा बनेगा x प्लस 28y इक्वल्स टू 5150। दिस इज इक्वेशन सेकंड, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। दोनों को एक पास लाओ, x प्लस 22y इक्वल्स टू 4250। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब घटाते हैं, ये ये खत्म, है ना। और ये 6y हो गया, और ये आपका देखो, ये आपका आ गया 9, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 900/6, ये आपका आ गया 15×6 यानी 150, है ना। यानी एक दिन का जो कॉस्ट लग रहा है 150 लग रहा है। अब आपको x निकालना है, तो x निकालते हैं, रख लेते हैं, दूसरे वाले में रख लेंगे, पहले वाले में रख लेते हैं। x प्लस 22 इंटू 150 इक्वल्स टू 4250, ठीक है। x प्लस 220 और ये 110, 3300 हो जाएगा ना, और ये 4250। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4250 माइनस 3300, और ये आपको हो जाएगा 33 और 9 42, 950। ये 950 आ गया, है ना। तो फिक्स चार्ज जो है आपका, ये फिक्स चार्ज जो आ रहा है ये आपका 950 रुपए आ गया, और चार्ज फॉर 1 डे आज जो आ रहा है वो 150 आ गया। ये बात समझ में आ गई ना। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल, आपसे बहुत जल्दी होना चाहिए, क्या बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन, अब देखो एक और सवाल है, कर है कि each one of A and B has some money, ए और बी के पास कुछ पैसे है ना। ऐसा करें कि इफ ए गिव्स ₹30 टू बी, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। जो ए के पास बचता है उसका डबल हो जाता है, किसके पास, बी के पास। बट इफ बी गिव्स ₹10 टू ए, देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। अगर, अब देखो यहाँ पे दो बातें ना ध्यान से, एक ए है और एक बी है, ऐसे देख लेते हैं ध्यान से, कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि each one of has A and B has some money। आप मान लो कि x के पास x रुपया है और B के पास y रुपया है, ऐसे करते हैं, x के पास x रुपया है और B के पास y रुपया है। कह रहा है कि if A gives 30 rupees to B, अगर A क्या करता है 30 रुपए B को देगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर A अपना 30 रुपया B को देगा तो A के पास कितना पैसा बचेगा, x माइनस 30, पर B के पास कितना हो जाएगा, y प्लस 30। ध्यान से देखो, ए ने अपना 30 रुपया बी को दिया, तो ए के पास x माइनस 30 हुआ और बी के पास ए y प्लस 30 हुआ। करे कि दे बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। जैसे ही ए ने बी को 30 रुपया दिया, तो बी के पास जो पैसा है वो ए का डबल हो जाएगा। बी के पास जो पैसा है वो ए का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखो, ये x माइनस 30 ये ए के पास पैसा है, और ये बी के पास पैसा है y प्लस 30। लेकिन जो बी के पास पैसा है वो ए का डबल हो जाएगा। बी के पास जो पैसा है ए का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे, ध्यान दो। यानी बी की जो वैल्यू है 2a के बराबर हो जाएगी, है ना। जितना ए के पास दोगुना पैसा होगा वो बी के बराबर होगा। ये बात तो समझ आ रही है ना। बी के पास पैसा ज्यादा हो गया और ए के पास कम हो गया, इसलिए बी और ए को बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किस में किया, ए में किया। ये बात तो समझ आ रही है ना। यानी इस वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो, तो ये आ गया 2x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 30। तो ये आ जाएगा
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 प्लस 60, और ये आपका 2x माइनस वाई जो है ये 90 के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया, क्लियर है क्या? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना, है ना? जितना ये लाइन बोल रहा है इसका मतलब यही था। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि बट बी गिव्स 10 रुपीज टू ए, ये बी है और ये ए है, बी के पास वाई है, ए के पास एक्स है। अब बी क्या करता है, ए को 10 रुपया देता है ना? बी ने क्या किया, अपने पास से 10 रुपया ए को दिया, तो ए के पास जो पैसा हो गया वो एक्स प्लस 10 हो गया, ठीक है? देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। अब ए का जो पैसा है बी से 3 गुना हो जाएगा, है ना? आप ए और बी को आसपास रखो, ए के पास जो पैसा है बी का 3 गुना हो जाएगा, यानी आप बी में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है ना? इसका मतलब ये है कि x प्लस 10 जो होगा वो 3 इंटू वाई माइनस 10 के बराबर हो जाएगा, और ये x प्लस 10 जो होगा 3y माइनस 30, है ना? तो x माइनस 3y माइनस 30 माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 40 होगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड आ गया, बोलो क्लियर है? अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, है ना? बहुत प्यार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहां पे करते हैं। आ गया आपके पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 40, और ये आ गया आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90, ठीक है? अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर घटाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना? ये 2x, ये माइनस 6y और प्लस y मिलके माइनस 5y हो गया, ये माइनस 80 और ये माइनस 90 मिलके माइनस 170 हो जाएगा, ये खत्म। y इक्वल्स टू 170 बाई 5, है ना? तो ये कट के कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, y की वैल्यू हो गई 34, y कितना हो गया 34, y आपका 34 हो गया। अब इसी y की वैल्यू को पुट कर देते हैं पहले वाले में, तो x मिल जाएगा 2x माइनस 34 इक्वल्स टू 90, और 2x की वैल्यू जो होगी 90 प्लस 34 मिलके कितना हो जाएगा, है ना? 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 90 प्लस 34 हो जाएगा आपका 100 124, है ना? तो x की वैल्यू 124 बटे 2, यानी x की वैल्यू 62 हो जाएगी, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि a के पास 62 रुपीज है, देखो a के पास 62 रुपीज है, और y के पास कितना है आपका, y के पास कितना है, अभी निकाला था ना 34, y के पास 34 है। ये बात समझ में आ रही है? आप देख लो ध्यान से, y के पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत अच्छा सवाल है, देख लो कैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के सवाल को बहुत इजी वे में, पहले तो ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं और साथ साथ इक्वेशन बनाते चलते हैं, ठीक है ना? अगर आपने एक बार ये लैंग्वेज को समझ लिया और इक्वेशन बना दिया, तो फिर गलत होने के चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि जो इक्वेशन बनता है ये बड़ा आसान बनता है, इसको सॉल्व करना और आसान है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, करे कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, है ना? If four students are extra in each row, there would be two rows less. If four students are less in each row, there would be four rows more. Find the number of students in the class. देखो क्या कर रहा है, किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को रो में खड़ा किया जा रहा है ना? उन बच्चों को रो में खड़ा किया जा रहा है, ठीक है? अब ये कह रहा है कि अगर इफ फोर स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर क्या किया जाए, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया जाए प्रत्येक रो में, तो रो की संख्या 2 कम हो जाएगी, है ना? अगली लाइन में कह रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट कम कर दिया जाए तो रो की संख्या 4 बढ़ जाएगी, तो बताओ कि कितने स्टूडेंट है ना? एक तो बात फिक्स है ना कि क्लास के बच्चे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, नहीं वो फिक्स है, जो कांस्टेंट है वो स्टूडेंट है, ठीक है ना? बढ़ रहा है घट रहा है, जो या तो रो बढ़ रहा है या तो रो में बच्चों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, यही है ना? तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि देखो ऐसा करते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स, है ना? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन ईच रो, प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या y हो जाएगा, इन ईच रो y, है ना। प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या y है और टोटल रो की संख्या x है। अब ये देखो, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा भाई, बोलो, xy हो जाएगा ना। नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ स्टूडेंट की लीच रो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब अगला लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो देखो पहले प्रत्येक रो में y से स्टूडेंट थे, अब तो 4 बढ़ गए ना, तो ये हो जाएगा y+4, है ना। इसलिए नंबर ऑफ रोज, अब देखो नंबर ऑफ रोज क्या कर रहा है कि देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो रो की संख्या 2 कम हो जाएगी, यानी x-2, है ना। अब आप ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहां से वही काम करते हैं ना, यहां से वही काम करते हैं, ये रो की संख्या हो गई x-2 और y+4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और हमें पहले से पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, xy है, तो ये दोनों मिलके xy के बराबर हो गया, है ना। अब यहां से देखो, अब आप मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई xy, है ना, x इंटू 4 -2 इंटू वाई -2y, 4 2 -8 इक्वल्स टू xy, है ना। ये वाला xy ये वाला xy कैंसिल हो गया, और यहां से आपको 4x -2y इक्वल्स टू 8, ये बात समझ में आ रही है ना। अब यहां से आप दो कॉमन ले लो, जैसे दो कॉमन लोगे 2x -y इक्वल्स टू 8, और ये 2 4 जा 8 आ गया, है ना। तो 2x -y इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बोलो क्लियर है। अब अगला लाइन पढ़ो, देखो पहला लाइन पढ़ के हमारा काम हो गया, अब ये करा, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच लेस इन ईच रो, है ना। अब करोगे, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन ईच रो, है ना, कितना हो जाएगा, 4 स्टूडेंट घट रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना हो जाएगा, y-4, है ना। देयर वुड बी 4 रोज मोर, एंड द नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएगा x+, है ना। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x+4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए y-4, ये क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, क्लियर है क्या। और ये यहां से xy -4x + 4y -16 इक्वल्स टू xy, है ना। ये वाला xy ये वाला xy कैंसिल, क्लियर है। यहां से देखोगे तो ये -4x + 4y इक्वल्स टू 16, यहां से -4 कॉमन ले लिया, x - y इक्वल्स टू 16, ये कैंसिल होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और यहां से x - y जो होगा वो -4 होगा, इस इक्वेशन से देखो x - y -4 हो गया, उसको यहां पे लाते हैं, x - y इक्वल्स टू -4, अब दोनों को घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये खत्म, 2x - x x हो जाएगा, 4 + 4 8 हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रोज 8 आ गया, है ना। x की वैल्यू तो 8 आ गई, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में रख दो, सेकंड में ही रख लेते हैं, जैसे आप x की जगह पे 8 रखोगे तो 8 - y इक्वल्स टू -4, सो y विल बी 8 + 4 12 हो जाएगा, y कितना आ गया, 12 आ गया। देखो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्या, xy है ना, xy है, यानी 8 × 12 मिलके कितना हो जाएगा, 96, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा आपका 96 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है क्या। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के खूब सारे सवाल पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है, तो देख लो ध्यान से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है,
बहुत ही आसान सा सवाल है। करेक्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही आसान सवाल है ये, है ना। लेट द फर्स्ट नंबर बी, let the first number be x, first number be x, then the second number, then the second number, second number कितना होगा भाई y, है ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो x प्लस वाई 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को जोड़ दिया तो 8 आ गया। अब द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15, तो नाउ देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 8/15, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्स वाई, ये y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8/15, है ना। आपको पता है यहां से x प्लस वाई 8 है, तो आप इसमें पुट कर लो, y प्लस एक्स की जगह पे 8 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 8/15, है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। यहां से आप देखोगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू 15/x लिख ले और इसे इक्वेशन सेकंड में, और इसी y की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन से करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो जैसे पुट करोगे x प्लस 15/x इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से x 5 आ गया और एक x 3 आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अगर x 5 होगा तो आपको दिख रहा है ना, y यहां से 3 हो जाएगा। अगर x 3 होगा तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आपके जो नंबर, एक 3 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक 5 होगा तो दूसरा 3 होगा, इसलिए आपका आंसर 3 एंड 5, ये दोनों नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लो, ऐसे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल फिर से एक अच्छा सवाल है, आसान ही है पर अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या कर रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले तो एक चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। ये देख क्या, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, तो ऐसा करते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर बी एक्स, बड़ा वाला नंबर x है, then the smaller number, then the smaller number is y, है ना। तो देखो x प्लस वाई जो होगा, सॉरी डिफरेंस है ना, x माइनस वाई जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाए तो 4 हो गया। क्लियर है ना। अब देखो, करेक्ट, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। तेरी बात ध्यान से सुनो, x को हमने बड़ा नंबर लिया है, y को छोटा नंबर लिया है। अब कह रहे कि इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 4/21 है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, यानी जरूर बड़े में से छोटा घटेगा तभी पॉजिटिव आएगा, ये बात तो फिक्स है ना। इसका मतलब ये है कि देखो x बड़ा है और y छोटा है, इसका मतलब ये है कि 1/y बड़ा होगा और 1/x छोटा होगा। तो आप ऐसे लिखोगे कि 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 4/21, कि कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो 1/x माइनस 1/y लिखते हैं, ठीक है ना, उनको ये बात पता नहीं चलता है। तो आप इस बात को दिमाग में रखोगे कि मेरे भाई x अगर बड़ा है तो 1/x छोटा होगा, y अगर छोटा है तो 1/y बड़ा होगा, इसलिए 1/y माइनस 1/x 4/21। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या करोगे, ये देखो एलसीएम एक्स वाई आ गया, ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4/21। अब x माइनस वाई की जगह पे आप 4 रख लो, 4 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21, ये 4 कैंसिल, है ना। यहां से आपको मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 21, है ना। तो यहां से y जो मिला 21/x, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, करो।
तो देख लो x माइनस 21/x इक्वल्स टू कितना 4, ऐसा हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 4x है ना, इसे बुला लो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 x प्लस 4, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 4। ये बात समझ में आ रही है ना, x 7 हो गया और यहां पे अगर x 7 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर x माइनस 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस 4, अच्छा डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, x 7 आगे से कुछ सही कर, ओह सॉरी यहां पे गलती से मिस्टेक हो गया ना, ये वाला मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गया ना, x माइनस 3 होगा, x माइनस 7 प्लस x माइनस 3, ये 3 होगा, ये आपका 3 होगा, है ना, x माइनस 3, ये x प्लस 3 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस 3, तो y की वैल्यू माइनस 7 हो जाएगा, है ना, y की वैल्यू माइनस 7, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो इसे देख लोगे, ठीक है ना। तो यानी जो करे कि फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स या तो देखो 7 एंड 3 होगा, 7 एंड 3 या माइनस 3 एंड माइनस 7, ये दोनों नंबर हो सकते हैं, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 7 एंड 3 या माइनस 3 एंड माइनस 7, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर्स बोलता तो केवल यही आंसर होता, ठीक है ना, कुछ बोला नहीं है, नंबर्स बोला है, इसलिए ये दोनों ही पेयर आंसर हो सकता है, ये पेयर भी है और ये पेयर भी है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे की ओर क्वेश्चंस में बढ़ा जाए, देख लो आराम से, है ना, ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते ही आते हैं और बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बात है कि हर स्टूडेंट्स को क्लास 9 10th के बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से डरते ही हैं, है ना, तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और एक बार में नहीं होता है तो 2 4 बार करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बच्चे उसमें फंस जाते हैं, वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, ठीक है ना, तो अच्छे खासे वर्ड प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करें। अब ये देखो, ये जो सवाल आया है ऐसे सवाल बहुत आते रहते हैं, करे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। अब 2 digit नंबर का सवाल है, पहली बात तो ध्यान से सुन लो, 2 digit नंबर का सवाल है, 2 digit नंबर का सवाल है ना, पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, 2 digit के नंबर के, 2 digit का नंबर होता कैसा, देखो कुछ ऐसा नंबर है, 2 digit का नंबर है ना, आप देखोगे तो ये वाला यूनिट प्लेस है, ये वाला टेंस प्लेस है, तो कोई भी 2 digit का जब नंबर आपको बनाना होगा तो ऐसे ही तो करते हैं, 10 इंटू टेंस प्लेस, है ना, प्लस यूनिट प्लेस, कुछ ऐसे लिख देते हैं, है ना, जैसे मान लो ये टेंस प्लेस पे 2 है तो 10 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 20 आ गया और ये प्लस 7, ये मिलके 27 हो गया, लो 2 digit का नंबर तैयार हो गया। अगर इसके डिजिट इंटरचेंज होते तो यही नंबर 72 हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है ना, तो कुछ ऐसा ही सवाल ये यहाँ पे है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं सेम चीजें बहुत सारे क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है, पहले तो हम करते क्या है, देख लो पहले क्या करते हैं कि हम ऐसा लिख लेते हैं कि लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 digit नंबर बी एक्स, है ना, यूनिट प्लेस क्या होगा एक्स होगा, देन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 digit नंबर इज वाई, है ना, आपको यूनिट प्लेस पे x मिल गया और टेंस प्लेस पे y मिल गया, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, पहला देखो ध्यान से, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर वही होगा 10 इंटू टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे y है, प्लस का यूनिट प्लेस, यानी जो नंबर है आपका कुछ ऐसा आ गया 10y प्लस x, है ना, 10y प्लस x, ये आपका 2 digit नंबर हो गया, ध्यान से देखो ये 2 digit नंबर हो गया, है ना। अब आगे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 12,
पहली बात तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई 12 होगा। आप यहीं पे इधर लिख लो कहीं कि x प्लस वाई जो है वो 12 है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, खत्म। x प्लस वाई जो है 12 है। आगे कह रहा है कि द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना, तो पहली बात तो इसे देख लो कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, न्यू नंबर इज, न्यू नंबर क्या होगा? देखो इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब क्या है कि जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। टेंस वाला यूनिट, यूनिट वाला टेंस पे आ जाएगा। तो ये नंबर ऐसा होगा 10 इंटू टेंस प्लेस, तो देखो अब तो ये यूनिट प्लेस पे चला जाएगा ना, ये टेंस पे आ जाएगा और प्लस का वाई, यानी नंबर ऐसा हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये वो नंबर है जब डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा तब, है ना। अब लाइन ये पढ़ो ध्यान से, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ये जो नंबर है इस वाले नंबर से 18 ज्यादा है। ध्यान से सुनो, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट जो नंबर बना है ये नंबर पहले वाले नंबर से 18 ज्यादा है ना। तो इस इक्वेशन को हमें कैसे लिखना है, देखो इसको कैसे लिखना है, अब ध्यान से सुनो। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 18 ज्यादा है, तो तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इस वाले नंबर में 18 जोड़ेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा, है ना। इस वाले नंबर में 18 जोड़ेंगे तो आपको इस ये वाला नंबर मिलेगा, या इस वाले नंबर में से 18 घटाएंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? या इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को घटाएंगे तो 18 मिलेगा। तीन तरीका है बातों को लिखने का। इसमें 18 जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें से 18 घटाओगे तो आपको ये मिलेगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो 18 मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को घटाता हूं। देखो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और ये कितना होगा भाई मेरे 18 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो 10x वो घटेगा तो 9x हो गया, माइनस 9y हो गया इक्वल्स टू 18। यहां से 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, और ये 9 टू जा 18 हो गया, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड, खत्म। देखो अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन यहां मिल गया, एक इक्वेशन यहां मिल गया, दोनों इक्वेशन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। x प्लस वाई 12, x माइनस वाई 2, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 2x इक्वल्स टू 14, x बराबर 7 आ गया, है ना। y कितना आएगा, y कितना आएगा, अब y 5 आ जाएगा, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये है 10y प्लस एक्स, तो कर लो 10 गुना 5 प्लस एक्स यानी 7, 50 प्लस 7 कितना आ जाएगा 57, है ना। और 57 में आप 18 जोड़ेंगे तो 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका 57 है। रिक्वायर्ड आंसर जो है फाइंड द नंबर करा, वो नंबर आपका 57 है। बोलो ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लो इस तरह के सवाल आपसे होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह के सवाल आपसे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। एक और सवाल आपके लिए आ गया, देख लो ध्यान से ये सवाल, इस सवाल को भी ध्यान से देख लो। कह रहा है कि द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99, है ना। पहले तो करेक्ट, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर, है ना। फिर से वही कहानी करना है, ज्यादा कुछ नया नहीं करना है, जैसा सवाल बोल रहे हैं वही काम हमें करना है ना। पहले आपको वही करना है कि टू डिजिट नंबर का यूनिट प्लेस मान लो, है ना। यूनिट प्लेस मान लो कितना होगा x, टेंस प्लेस मान लो कितना होगा भाई मेरे y, है ना। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर लिख लो। ये सारी कहानी आपको आती है और तुरंत काम करना है इस पर। तो 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, एंड नाउ दिस इज 10y प्लस एक्स, सो नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड। एक और काम कर लेते हैं, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। ये काम भी आप कर सकते हो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट के बाद ये वही होने वाला है, देखो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। सो दिस इज 10x प्लस वाई, ये आपका नया वाला नंबर ये है
10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और इसने कहा क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। यानी कह रहा है कि इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अगर आप दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो आपको 99 मिलने वाला है। जोड़ते हैं, चलो जोड़ देते हैं। 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 99, है ना। सो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99। आप यहां से 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई कितना हुआ भाई मेरे 99, और ये 11 9 सा 99। सो x प्लस वाई जो है वो 9 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? x प्लस वाई क्या आ गया 9 आ गया, है ना। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, है ना। इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 3 है। हमें तो नहीं पता कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं, नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। हमें क्या पता कि x बड़ा है या y बड़ा है। अगर x बड़ा होगा y छोटा होगा तो प्लस 3 आएगा, x छोटा होगा y बड़ा होगा तो माइनस 3 आएगा। इसलिए हमने ये काम किया कि x माइनस वाई जो होगा प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है ना। यहां भी बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं और केवल x माइनस वाई 3 करते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूं, क्या मिस्टेक होगा, है ना। और आपको उसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने प्लस माइनस 3 नहीं लिया तो आपसे वो गलती होगी। क्या होगा देखो, हम एक बार ऐसा करते हैं कि x प्लस वाई को 9 ले लेते हैं और x माइनस वाई को 3 ले लेते हैं और यहां से सॉल्व कर देते हैं। देखो 2x 12 आ गया, सो x यहां से 6 आ गया और y 3 आ गया, ठीक है। अब देखो एक बार, x प्लस वाई हम 9 ले लेते हैं और x माइनस वाई हम माइनस 3 ले लेते हैं। यहां से घटा दिया, 2x 6 आ गया, x 3 आ गया, तो y 6 आ गया, है ना। अगर ये देखो रिक्वायर्ड नंबर तो हमारा ये है, तो यहां से अगर हम देखें तो 10 3 जा 30 प्लस 6 36, यहां से नंबर 36 आ गया। यहां से देखें तो नंबर 63 आ गया, और ये दोनों ही नंबर हमारे आंसर है, 36 एंड 63। आंसर आप ऐसे बताओगे 36 एंड 63 दोनों ही हमारे आंसर है, या तो 36 होगा या तो 63 होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो आंसर में ये दोनों नंबर है, ये बात। अब अगर आप कोई एक लेते तो या तो 36 आता या तो 63 आता। इतना तो अपना कॉमन सेंस काम भी करता है ना। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 99 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 3 होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये होता है। तो इस तरह से ये भी सवाल आपने कर लिया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है और आपसे ऐसे ऐसे सवाल होने चाहिए, ठीक है। और आगे सवाल की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल फिर से इसी पे। अब तो ये सवाल आपको खुद करना चाहिए, है ना। ये सवाल बच्चों को खुद करना चाहिए। क्या टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। ये बहुत जल्दी मैं निपटाता हूं ना। आप देख लो, यूनिट प्लेस को x मान लो, यूनिट प्लेस को x मान लो, टेंस प्लेस को y मान लो। बोल भाई, टेंस प्लेस को क्या माना, y माना, है ना। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, पहले यही लिख लिया सर, एक्स वाई को 14 मान लिया। हाँ भाई मेरे, एक्स वाई को 14 ले लो, क्लियर है। अब कह रहा है कि if 45 is added to the number the digits interchange their places, खत्म। यानी कि पहले आप रिक्वायर्ड नंबर निकालो। अब देखो, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर पहले रिक्वायर्ड नंबर आप निकाल लो। सर 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस होता है, हाँ ये बात तो मुझे भी पता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, सो दिस इज 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स होगा। बोलो रिक्वायर्ड नंबर आपका ये होगा, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। कह तो रहा है कि नंबर डिजिट्स इंटरचेंज, तो ऐसा कर देते हैं कि आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट या आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट इंटरचेंज होगा तो इसलिए न्यू नंबर इक्वल्स टू, न्यू नंबर कितना होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड सो दिस इज 10x प्लस वाई, सो दिस इज 10x प्लस वाई। ये आपका नंबर हो गया, ये आपका नंबर हो गया 10x प्लस वाई। क्लियर है क्या? ये नंबर आपका 10x प्लस वाई, है ना। क्या कर रहा है देखो, कर रहा है कि if 45 is added to the number, यानी इस वाले नंबर में अगर आप 45 जोड़ोगे, है ना, the digits interchange their places, तो ये वाला नंबर बन जाएगा,
है ना। अगर आप इसमें 45 जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। यानी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 10y प्लस एक्स प्लस 45 इक्वल हो जाएगा 10x प्लस वाई के, है ना। और आप जैसे ही इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबको उधर भेज देते हैं ना, 45 को इधर रख के उन सबको उधर भेजते हैं, 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y। सो द फाइनल ऐसा हो जाएगा ना, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 45, है ना। और 9 को कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 45। तो x माइनस वाई कितना होगा भाई मेरे, 5, एंड दिस इज इक्वेशन 6। x माइनस वाई 5 हो गया और x इंटू वाई 14 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको x और y निकालना है, x और y निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, यहां से हम x की वैल्यू 5 प्लस वाई ले लेते हैं, है ना। और इसमें पुट कर देते हैं, इस बार इसमें कर दो, x के जगह पे 5 प्लस वाई पुट कर दो, 5 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 14 एंड दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करोगे तो y प्लस 7 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक तो y की वैल्यू यहां से -7 आ गई और एक y की वैल्यू 2 आ गई। तो हम यहां से नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं लेते, ये नंबर लेते हैं। y हमारा 2 आ गया, है ना, y 2 आ गया तो x 7 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और रिक्वायर्ड नंबर आपका ये है, तो 10 इंटू 7 प्लस 2, सो 70 प्लस 2 इज 72 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा है क्या कि आप 72, अच्छा सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया ना, ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक y2 है, y2 है, 10 इंटू 2 प्लस 7, है ना, 20 प्लस 7 ये 27 आ जाएगा। और 27 में जैसे आप 45 जोड़ेंगे तो नंबर 72 बन जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखोगे, ये आपका आंसर हो गया, है ना, 27 आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फ्रैक्शन का सवाल है, ये सवाल आपका फ्रैक्शन का सवाल है। कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator. If 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5. Find the fraction. फ्रैक्शन के सवाल में क्या करना है, देखो एक तो न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ऐसा कर लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x, then the denominator by, इसलिए फ्रैक्शन जो होगा, इसलिए फ्रैक्शन जो होगा वो x बाई वाई हो, फ्रैक्शन जो होगा x बाई वाई हो, है ना, x बाई वाई होगा। अब करें कि if 2 is added to both of its numerator and denominator। अब नाउ देखो, जो सवाल करे उसकी बात सुनते हैं। न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दो, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। और ये 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस 2, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू वाई प्लस 2, है ना। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि if 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5। अब अगेन ले, अगेन, अब अगेन क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ लेते हैं, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2/5 हो जाएगा। कितना होगा, 2/5 हो जाएगा, है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। और ये 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 15, है ना भाई। और ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना, माइनस का 9। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन सेकंड। बोलो क्लियर है क्या, आ रही है बातें समझ में, ठीक है ना। अब आपके पास दो इक्वेशन और दो अननोन, एक तो इक्वेशन यहां बना है, एक इक्वेशन आपका ये बन गया ना, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू वाई प्लस 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में से 6 गया -4,
ये आप इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गया है। अच्छा यहाँ पे लिख तो लिया था, ठीक, ये लिखा हुआ है ना। इन दोनों को एक जगह लाओ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब करते क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और घटा लेते हैं, ठीक है। घटाओ, ये माइनस, ये प्लस, तो ये तो खत्म होगा, है ना। तो ये 5 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, और ये माइनस नाइन और ये -8, तो -1, तो x इक्वल्स टू तो 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आप पहले वाले में रखो, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, वाई इक्वल्स टू 3 + 4, तो वाई इक्वल्स टू 7 आ गया। फ्रैक्शन आ गया 1/7, ये आपका आंसर। फ्रैक्शन हमारा 1/7, फ्रैक्शन हमारा 1/7 है। क्लियर है क्या। तो इस तरह से ये सवाल में, जब भी आपको फ्रैक्शन के सवाल मिलते हैं, आप ध्यान दो कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने, और तुरंत फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसा होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है ना। और जो भी कंडीशन बोल रहे हैं आप साथ के साथ करते चलो, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 1/7 आ गया, आप 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, 3/9 मिलकर 1/3 आ गया, खत्म, चीजें दिख तो रहा है। अगर आप 3 जोड़ोगे तो ये 4 होगा, कि अगर इसमें 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 4/10 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने आंसर को बहुत जल्दी चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो एज से रिलेटेड सवाल है ना। एज से रिलेटेड सवाल है। आप जब भी एज का सवाल करें, जब भी आप एज का सवाल करें, जब आप देखोगे एज के सवाल को, तो 3 ही सिचुएशन में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में वही बातें होंगी। जैसे इस सवाल में देखो, करे कि 5 इयर्स एगो, पहला ही 5 इयर्स एगो यानी ये पास्ट की बात कह रहा है। ए वॉज ट्वाइस थ्राइस एज ओल्ड एज बी, एंड 10 इयर्स लेटर यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, और पूछ रहा है प्रेजेंट एज, ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसे करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स, then the present age of b is y, है ना। पहले तो ये हो गया। अब करें कि 5 इयर्स एगो, पास्ट की बात चल रही है, ध्यान से सुनो, पास्ट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। तो 5 इयर्स एगो ऐसे लिख लो, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, है ना। ऐसा कर दो, 5 साल पहले, एज ऑफ ए, एज ऑफ ए, देखो अभी ए अगर x ईयर का है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 का होगा, इतनी बात तो पता है ना, कि 5 साल पहले ए की एज x माइनस 5 हो जाएगी। अब एज ऑफ बी की बात करते हैं, एज ऑफ बी की बात करते हैं, ये आपका y माइनस 5, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, करे कि 5 years ago a was thrice as old as b, a was thrice as old as b, ए जो था बी के 3 गुना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए जो था बी का 3 गुना था, यानी ए बी से बड़ा था। तो देखो दोनों को आमने सामने हमने खड़ा कर दिया, पर ये बात देख लो, ए बी से बड़ा है, यानी ए और बी कभी बराबर हो ही नहीं सकता ऐसे सिचुएशन में। और कितना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा है ना। इसलिए बी को ए के बराबरी में आने के लिए बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ए 3 गुना है बी से, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई बी में करेंगे, यानी a इक्वल्स टू 3b है। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको, ये बातें एकदम सही से समझ में आनी चाहिए। a इक्वल्स टू कितना आ गया, 3b। अब मेरे भाई आप यहां पे आओ, देखो a ये है, b ये है, तो a की जगह पे आप x माइनस 5 लिखो, और b की जगह पे y माइनस 5 लिखो, है ना। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, सो दिस इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, है ना। तो x माइनस 3y जो है ये -10 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन तो आपके पास यही बन गया, लो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया, है ना। पास्ट वाली कहानी ऐसी थी, है ना। अब कहानी फ्यूचर में चलने वाली है, अब कहानी फ्यूचर में चलने वाली है, फ्यूचर में चलने वाली है, फ्यूचर में कहानी चलने वाली है। देखो दे रखा है 10 इयर्स लेटर, है ना, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, है ना, आफ्टर 10 इयर्स, एज ऑफ ए क्या होगा, एज ऑफ ए बता दो,
ए का एज क्या होगा x प्लस 10, एज ऑफ बी क्या होगा y प्लस 10। ठीक है, आपको पहले से पता है कि ए बड़ा है बी छोटा है, हर सिचुएशन में ए बी से बड़ा रहेगा, ये तो पता चल गया ना, यहां से इतना आइडिया तो हमें लग ही गया। क्या फिर से आप ए और बी को आमने सामने खड़ा करो, अभी बी की इतनी औकात नहीं को ए के बराबरी में खड़े हो जाए, ये बात तो पता है ना कि बी छोटा है ना। पढ़ते ही क्या करें कि 10 years later ए shall be twice as old as b, ए बी से दोगुना हो जाएगा, है ना, इसलिए बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बी हो गया ए के बराबर, है ना। अब b हो गया a के बराबर में, a इक्वल टू कितना आया 2b। अब आप देखो यहाँ पे a की एज ये है, b की एज ये है, तो आप ऐसे लिखोगे कि x प्लस 10 जो होगा ये इक्वल होगा 2 इंटू वाई प्लस 10 के, है ना। सो दिस इज x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, और ये x माइनस 2y 20 माइनस 10 मिलकर 10 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर है ना। अब एक इक्वेशन ये मिल गया अपने पास और एक इक्वेशन ये मिल गया, दोनों को मिलके हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप लिखो। पहला इक्वेशन है ऐसा, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और यहां से मिल गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब इसको घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये मिलके माइनस वाई हो गया, और ये मिलके माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया आपका 20 ईयर्स, यहां से y मिल गया 20। बोलो क्लियर है क्या। अब करते हैं, अब x निकालना है, रख लेते हैं सेकंड वाले में ही, x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, सो x विल बी 10 प्लस 40, और x जो होगा मेरे भाई वो 50 होगा, यानी a की उम्र 50 साल है और b की उम्र 20 साल है ना। a की उम्र 50 साल है और b की उम्र 20 साल है, ये 50 इयर्स का है और ये 20 इयर्स का है। बोलो क्या ये बातें आपको एकदम सही से समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत प्यार से हम एज के सवाल को कर सकते हैं। आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें, सिचुएशन को समझें क्या कर रहे हैं, और एकदम सवाल से बात करके सवाल किया करो। अगर आपको लगता है कि मुझे हर सवाल सही करना है, तो आप भले 2 सवाल करो, 5 सवाल करो, बस बहुत बारीकी से किया करो, सवालों से बात किया करो। ठीक है, ये नहीं कि बस हम सॉल्यूशन याद करिए और छाप दिए। ठीक है क्या, आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, आगे के सवालों की ओर चलते हैं। फिर से एक एज का खूबसूरत सवाल है, इसे भी देखा जाए। एज का एक खूबसूरत सवाल है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। एक आदमी की जो उम्र है अपने दोनों बेटे की उम्र की 3 गुना है, यही तो कह रहा है, a man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons। दोनों बेटे की उम्र के 3 गुना है। After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons। अब 5 साल बाद उन अंकल जी का जो उम्र है अपने दोनों बेटे के उम्र से क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है ना। तो फाइंड द एज ऑफ द मैन, आदमी का उम्र क्या है, ये बात है। तो ऐसा करते हैं कि लेट द एज ऑफ अंकल बी एक्स, एज ऑफ मैन है ना बी एक्स, है ना, उस आदमी की उम्र एक्स ईयर है, देन द सम ऑफ ages of 2 sons बी वाई, है ना, 2 sons is y, ऐसा लिखो, दोनों लड़कों का उम्र y हो जाएगा, है ना। अब करें मैन एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज 2 sons। अच्छा, यानी इधर मैन इधर सन्स, ऐसा है, पर आदमी तो बड़ा है दोनों बेटे से, कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो 3 से मल्टीप्लाई इनमें कर दो, ये x होगा, तो दोनों सन का एज y है, तो ये 3y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये तो पहली बात हो गई। अब कह रहे हैं कि आफ्टर 5 इयर्स, यानी बात फ्यूचर की हो रही है, बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर में क्या कहानी है, आफ्टर 5 इयर्स, है ना, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, है ना, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, x प्लस 5, है ना, एज ऑफ मैन x प्लस 5।
है ना। सम ऑफ एजेज ऑफ सन्स, दोनों बेटे के उम्र का योग कितना होगा। अब देखो दो बेटा है ना, दो बच्चे हैं, तो दोनों का 5-5 साल बढ़ रहा होगा। पहले तो बेचारे दोनों का उम्र y था, लेकिन दोनों का 5-5 बढ़ा होगा। तो बाप वाले में तो x+5 हुआ, पर बेटे वाले में y+10 हो जाएगा। ये अपना कॉमन सेंस लगाओगे, बच्चे यहां पे गलती करते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों का 5-5 साल बढ़ा होगा, तो उम्र अब उनकी y+10 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो कह रहा है कि his age will be twice the sum of the ages of his, फिर से आप वही करोगे, मैन वर्सेस सन है, तो यहां पे दोनों बेटे हैं सन्स, है ना, ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला है। पर अभी भी बाप बड़ा है, कितना बड़ा है, दोगुना बड़ा है, तो बेटों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैन का एज x+5 है और सन्स का एज y+10 है। सॉरी, ये x+5 है ना, है ना, आप इसे x+5 लेंगे, ठीक है। और ये x+5 इक्वल्स टू 2y+20। x की जगह पे आपको 3y मानना है, तो लिख लो 3y+5 इक्वल्स टू 2y+20। 3y माइनस 2y, 20 माइनस 5, सो y इक्वल्स टू 15। y इक्वल्स टू 15। अब देखो y इक्वल्स टू 15, यानी दोनों बेटों का जो उम्र है, का सम है, वो 15 ईयर्स है। मैन का एज निकालना है, x इक्वल्स टू 3y है, तो आप 3 इंटू 15 कर दे, तो मैन का उम्र 45 ईयर्स और दोनों बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा। ये है, ये है। ये बात समझ में आ रही है क्या। तो इस तरह से आप अगर उम्र के सवाल देखेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ा जाए सवालों में, ठीक है। देखते हैं थोड़े और सवाल, थोड़े और सवाल देखते हैं। अब ये देखो, ये जो सवाल है डिस्टेंस और स्पीड वाली सवाल है, डिस्टेंस और स्पीड वाली सवाल है, ठीक है। करें कि अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। एक आदमी है जो 370 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ ट्रेन से तय करता है और कुछ कार से। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, इट टेक्स 4 आवर्स, तब वो 4 घंटे लेता है। बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, यानी 18 मिनट ज्यादा लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। ऐसी बात है, कुछ दूरी वो ट्रेन से जाता है और कुछ दूरी वो कार से जाता है। हम ऐसा करते हैं पहले कि देखो, कार और ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी, है ना, कार और ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, है ना। देन द स्पीड ऑफ, देन द स्पीड ऑफ कार इज y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बात टाइम की हो रही है, तो टाइम बराबर होता क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये बात समझ आ रही है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखो 250, ये 370 किलोमीटर की दूरी में, 370 किलोमीटर की दूरी में 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और रेस्ट बाई कार, यानी 120 किलोमीटर कार से जाता है, तो 4 घंटे टाइम लेता है ना। तो पहला ऐसा करते हैं, टाइम टेकन बाई, टाइम टेकन बाई, टाइम टेकन बाई ट्रेन फॉर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ये हो जाएगा 250/x। डिस्टेंस बाई स्पीड आपको क्या दे देगा, टाइम दे देगा। अब टाइम टेकन बाई कार फॉर 120 किलोमीटर, है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 370 हो जाएगा, ये 120/y। और ये दोनों टाइम अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये दोनों टाइम मिलके 4 घंटे लगता है, यानी 250/x प्लस 120/y मिलके 4 आवर्स, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अब करें कि बट इफ इट ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, है ना, 130 अगर ट्रेन से तो रेस्ट मतलब 240 कार से हो जाएगा। अब देखो टाइम टेकन बाई, है ना, ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन फॉर 130 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 130 बाई एक्स, है ना। वैसे ही टाइम टेकन बाई कार फॉर कितना 240 किलोमीटर, 370 होना है, तो 240 किलोमीटर और ये आ जाएगा 240 बाई वाई, ठीक है ना, 240 बाई वाई। और ये जो टाइम लग रहा है दोनों को अगर आप जोड़ोगे 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, पहले वाले टाइम से 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहले 4 घंटा लगता था पर अब 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 4 प्लस 18/60 कर दोगे क्योंकि मिनट को आवर में चेंज करना होता है ना। तो 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, ऐसा हो गया। और आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल्स टू 4 10 जा 40 प्लस 3 43/10, है ना। एंड दिस इज इक्वेशन से आपके पास दो इक्वेशन हो गए। अब देखो दो इक्वेशन आपको हो गए, ठीक है ना। पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखते हैं, लेट ऐसा कर लेते हैं, 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, है ना। पहला इक्वेशन देखते हैं ना क्या है। पहला इक्वेशन है आपका ये, तो हो जाएगा 250u प्लस 120v इक्वल्स टू 4। 250u plus 120v इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इधर क्या हो जाएगा 130u प्लस 240v इक्वल्स टू 130u प्लस 240v इक्वल्स टू 43/10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ऐसा सेकेंड नहीं, इसको थर्ड ले लो और इसको फोर्थ ले लो, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो खत्म करते हैं इनको। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, देखते हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। तो ये आपका ये माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म। ये 500 में से 130 घटाओगे तो आपको 370 यू मिलेगा। 500 में से 130 घटाओगे तो आपको 370 यू मिलेगा। अब ये 8 में से 43/10, तो 80 में से 43 घटाओगे ना 370 यू इक्वल्स टू 80 माइनस 43 37/10। और u बराबर आप देखेंगे तो ये 37/10 और ये 1 आ जाएगा, तो u बराबर 1/100 आ गया। u कितना आ गया 1/100। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, 250 इंटू 1/100 प्लस 120v इक्वल्स टू 4। इससे ये कट गया, 5 दूनी 10, 50 25, ऐसे 5 5 से, तो ये 5/2 प्लस 120v इक्वल्स टू 4, है ना। 120v इक्वल्स टू 4 में से 2.5 घटा दो, है ना, तो 1.5 बच जाएगा। तो 120v इक्वल्स टू 3/2, है ना। तो v इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/20, 3 ये 40 हो जाएगा। तो v आपका 1/80 आ गया। v आपका 1/80 आ गया, u 1/100 आ गया और v 1/80 आ गया, है ना। u 1/100 आ गया, u देखो 1/100 आ गया और u है क्या 1/x है, तो 1/x इक्वल्स टू 1/100, इसलिए x इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। v इक्वल्स टू 1/80 आ गया और v क्या है 1/y है और ये 1/80 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखो, आपका अगला सवाल कर रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another car
from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? है ना? आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो, ये हाईवे पे दो जगह है ना, ये हाईवे पे दो जगह, ये A है और ये B है, ये B है, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर, इसके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहे यहाँ पे एक कार है, देखो यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे ऐसे दिखा देते ना, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और एक कार यहाँ पे है ना। कह रहे कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक ए से स्टार्ट होता है और एक बी से स्टार्ट होता है ना। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये वाली कार इधर जा रही है तो ये वाली कार भी इधर ही जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये बात समझ में आ रही है ना, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है। दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों अलग अलग स्पीड पे जा रही है और वो 5 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर, है ना। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीड ऑफ कार बी, स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर, है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये दोनों कार 5 घंटे तक चलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती है ना। तो पहली बात ये देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 5 आवर्स, है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड x है और टाइम 5 है, तो कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 5 आवर्स, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 घंटे बाद कार बी चल के यहां आ जाएगी, 5 घंटे बाद कार ए चल के यहां आ जाएगी और दोनों यहां पे मिले, देखो आमने सामने दोनों के ड्राइवर एक दूसरे को हाय कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार ए ने कार बी से ज्यादा दूरी तय की है, नहीं क्योंकि कार ए तो पीछे थी, ठीक है ना। कार ए ने कार बी से ज्यादा दूरी तय की है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि कितना ज्यादा दूरी तय की है, तो देखो कार ए ने एक्स्ट्रा ये दूरी तय किया और ये कितना है 100 किलोमीटर है ना। यानी ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से 100 किलोमीटर ज्यादा है। ए के द्वारा तय की गई दूरी बी के द्वारा तय की गई दूरी से 100 किलोमीटर ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, यानी 5x जो है बड़ा है 5y से, कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर, है ना। यहां से आप 5 कॉमन लोगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और ये 520 सब 100 हो जाएगा। तो आपको यहां से मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 एंड दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई, जब ये दोनों डिफरेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अब आगे कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर दोनों एक ही तरफ आ रहा है, मतलब ए इधर से ऐसे जा रही और बी इधर से ऐसे आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं 1 घंटे में ही मिल जा रहा है ना। तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना हो जाएगा x किलोमीटर, है ना। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा y किलोमीटर, है ना। तो देखोगे तो ये वाली दूरी कार ए ने x किलोमीटर तय की और b ने y किलोमीटर तय की, और दोनों को जब जोड़ोगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर ही तो हुआ। देखो अगर a और b दोनों मिलकर कितना दूरी तय की है 100 किलोमीटर तय की है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 100 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये तो माइनस है ना, सॉरी यहां पे तो ये माइनस है, ये माइनस है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 होगा ना, मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन हो गए, आप इसलिए सॉल्व कर सकते हैं ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू
20, ये ऐसा, ठीक है, ये खत्म। 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 60 और y इक्वल्स टू देखो, y आप रख दो इसमें तो y आ जाएगा 40, यानी कार ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और कार बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ये है ना, कार ए की स्पीड कार बी की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। कार ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये भी बहुत अच्छा सा सवाल था, ठीक है। आपसे होना चाहिए ऐसा सवाल, समझ के करोगे आप, रटोगे नहीं, ठीक है ना। देखो हमने डिस्टेंस का रिलेशन लगाया, हमने क्या किया, डिस्टेंस का रिलेशन लगाया। पहला कंडीशन में यह था कि कार ए ने कार बी से 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय किया था, तो अब 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। दूसरे कंडीशन में था कि कार ए और कार बी दोनों मिलकर 100 किलोमीटर दूरी तय किया था, तो x प्लस वाई 100 आ गया, ठीक है ना, ये कहा था। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने तय किया, ठीक है ना। करके ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं कितना दूरी तय किया है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ना तो डिस्टेंस पता है ना तो स्पीड पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. ठीक है ना? And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. अब बता रहे कि जर्नी की मतलब जो डिस्टेंस है उसने कितना तय किया, ठीक है। देखो क्या करते हैं, पर इसमें टाइम फिक्स दे रखा है, टाइम इसमें फिक्स दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पे लेट लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड द शेड्यूल टाइम ऑफ ट्रेन इज y आवर, है ना। ये आपको स्पीड दे दिया और ये आपको टाइम दे दिया। जो ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो y घंटे में वो अपना जर्नी पूरा कर लेती है ना। अब यहां से मेन बात है, पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है x और टाइम कितना है y, सो डिस्टेंस इज xy किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस क्लियर हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। करेक्ट, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, है ना। अब देखो नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जा रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर इस ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाती है तो टाइम 4 घंटा कम हो जाता है, इसलिए टाइम इक्वल्स टू y माइनस 4 हो जा रहा है ना। अब देखो स्पीड इंटू टाइम आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा, पर डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, इसलिए जब आप देखो ध्यान से स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस होगा, जो कि डिस्टेंस कितना है xy है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है xy है, तो x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, xy के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये मेरे भाई आपको ऐसा मिलेगा, xy माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू xy। ये xy और ये xy कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसे कैसे लिखोगे, माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 24, और ये फाइनली ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
ये दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा बन गया पहला पार्ट, तो ये हो गया, है ना। अब देखो अगला क्या है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। अब ना अब सेकंड केस देखते हैं, ये इसको केस 1 बना लिया, ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस में देखते हैं, केस 2। केस 2 में देख लो, अब ट्रेन को स्लो किया जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो न्यू स्पीड देख लो, नाउ स्पीड। अब जो आपका स्पीड होगा, स्लो किया जा रहा है तो x-6 हो जाएगा। अब स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, तो टाइम क्या कर रहा है, 6 घंटा बढ़ जा रहा है, तो न्यू टाइम क्या होगा, टाइम 6 घंटा बढ़ रहा है, यानी y+6 आवर हो जा रहा है ना। पर क्या नहीं बढ़ेगा घटेगा, वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस नहीं बदलने वाला, इसलिए डिस्टेंस जो होगा आपका x-6 इंटू y+6, और ये बराबर हो जाएगा आपका xy के, ठीक है। तो यहां से देखो, ये xy+6x-6y -36 इक्वल्स टू xy, ये xy कैंसिल, है ना। 6x - 6y इक्वल्स टू 36, और ये x - y इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये बात समझ में आ रही है ना, x - y इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन सेकंड, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, क्लियर है। अब हम करते क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एक 2x - 3y इक्वल्स टू -12 है, 2x - 3y इक्वल्स टू -12 है, और एक क्या है, x - y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है ना। एक काम कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, है ना, तो ये खत्म, ये -3 और ये -2 मिलके -y, -12 और -12 मिलके -24, माइनस माइनस खत्म, y इक्वल्स टू 24 आवर, ये टाइम तो आपको ऐसा मिल गया। अब देखो x - 24 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6 + 24, x कितना आ गया 30, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। पर आपको तो लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है, इसलिए लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, डिस्टेंस है, जो कि एक्स वाई के बराबर आ रहा है, और आपका एक्स कितना आ गया 30, और वाई कितना आ गया 24, तो 24 3 जा 72, यानी 720 किलोमीटर, ये आपका टोटल जर्नी हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई, देख लो पहले पेज पे हमने क्या किया है, पहले हमने ट्रेन का स्पीड मान लिया, और ये मान लिया कि ट्रेन उतनी दूरी जाने में y आवर टाइम लेती है, फिर हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इनटू टाइम, जो x5 किलोमीटर हो गया, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, ट्रेन की स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम हो रहा है, पर क्या फिक्स रह रहा है, वो डिस्टेंस। देखो हमने ट्रेन का स्पीड बढ़ाया, टाइम कम किया, और ये डिस्टेंस आ गया, फिर यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड केस में हमने स्पीड को कम किया तो टाइम को बढ़ाया, और फिर स्पीड इनटू टाइम हमें डिस्टेंस दिया, जो डिस्टेंस पहले से एक्स वाई था, और एक इक्वेशन फिर से बन गया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अननोन एक स्पीड है और एक टाइम है ना, और वो मिलके हमें स्पीड आ गया कितना 24, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, इस टाइम आ गया 24 आवर, और ये मिलके टोटल जर्नी कितना आ गया, लेंथ ऑफ जर्नी कितना आ गया 720 किलोमीटर। क्लियर है क्या, ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखो एक और आपके पास अच्छा सवाल है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। मैन कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखो बात पहले हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का करते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में करते हैं। ये होता क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में देख लो। जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, नदी में धारा चल रही है ना, इधर की ओर धारा चल रही है, इधर की ओर, ये ऐसे 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 की ओर चल रही है, ठीक है। और एक सेलर है, बोट है, या मैन है, जो भी है, कुछ भी, अगर वो इधर की ओर ही जा रहा है ना, अगर धारा के डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अगर धारा के डायरेक्शन में जाएगा तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना।
ये भी इधर जा रहा है और थरा भी इधर जा रहा है, यानी उस डायरेक्शन को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, उसे क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। ये आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा, ये आपका अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है ना। एक डाउन स्ट्रीम हो गया और दूसरा अप स्ट्रीम हो गया। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मान लो यहां पे कि सेलर है, बोट है, कुछ भी हो सकता है ना। इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ये जो करेंट है, स्ट्रीम है, उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है ना। तो देखो, जो बोट है उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। पहले x था तो अब इसकी स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड बढ़ेगा, पर अप स्ट्रीम यानी जब उधर से आएगा तो ये तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में उसका स्ट्रीम के स्पीड से घटेगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, सॉरी स्पीड ऑफ बोट है इन द डायरेक्शन ऑफ डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम वाले डायरेक्शन में ये स्पीड होगा और अप स्ट्रीम वाले डायरेक्शन में ये स्पीड होगा। ये बात समझ में आ गई ना। यानी हवा भी इधर चल रही है, आप भी इधर ही चल रहे हो, तो बोलेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम है। हवा इधर चल रही है और आप इधर चल रहे हो, तो ये अप स्ट्रीम है ना। आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जाओगे, अप स्ट्रीम होगा। स्ट्रीम के फेवर में जाओगे, डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो वहीं पे ये सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखो, इस सवाल को ध्यान से देखो, ठीक है, फिर उस पर बात करते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है? देखो सवाल को ऐसा कर रहा है कि अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. तो ऐसा करते हैं कि let the speed of rowing man in still water, in still water be x किलोमीटर पर आवर, है ना। शांत पानी में x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या कर रहा है? तैर रहा है, रो कर रहा है। देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर है ना। अब देखो, स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मैन का स्पीड क्या होगा? करंट के स्पीड से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात आप ध्यान से देखोगे और पेपर में भी आप ये सब लाइन जरूर लिखोगे, ये नहीं कि आप डायरेक्टली किए जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, वैसे ही स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम, ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब बात करते हैं हम टाइम की। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, है ना। टाइम बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इधर देखोगे आप तो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, यानी टाइम है 2 घंटे और डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और स्पीड है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो x प्लस वाई जो है आपका 10 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यही चीज अगर आप अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो टाइम है 2, डिस्टेंस है 4 और स्पीड है x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, है ना। x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 2 है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और दोनों को जोड़ दो। जैसे दोनों को जोड़ोगे ये खत्म। 2x बराबर 12, x बराबर 6 आ गया, है ना। और y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 4 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 6 किलोमीटर पर आवर है और ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। यानी
स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा 4 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ करंट जो होगा 4 किलोमीटर पर आवर होगा। स्पीड ऑफ करंट जो होगा 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ये बात भी आप एक ध्यान रखोगे कि चाहे जब भी आपसे स्ट्रीम का स्पीड पूछे, करंट का स्पीड पूछे, वो स्पीड हमेशा कम होगा, है ना। या तो स्विमिंग करता हुआ आदमी से कम होगा, या तो बोट से कम होगा, सेलर से कम होगा। जब भी सवाल में आएगा ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि करंट या स्ट्रीम का स्पीड हमेशा कम होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से ये सवाल भी हमने बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है। कुछ ज्यादा था नहीं इस क्वेश्चन में, बस यही समझदारी दिखाना था कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल फिर से वैसा ही है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है, ठीक है। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, ठीक है ना। अब देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में जाता है, ठीक है। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। दो चीजें, एक तो बोट है ना, और एक स्ट्रीम है। तो आप ऐसा कर दो कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, है ना। पहली बात तो ये, जैसे आपने ये दोनों बातें लिख ली, अब एक बात और तुरंत लिख लिया करो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। ये अप स्ट्रीम का स्पीड है और ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है ना। ये ऐसा हो गया। अब देखो, अब आपसे क्या करें, ये स्पीड आपने तो लिख लिया। अब बोल रहा है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। बोलो, ये बात पता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। अब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो देखो डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जा रहा है तो टाइम ऐसा लगेगा 24 बाई एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में जाने का टाइम लगेगा 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये दोनों टाइम मिलके 6 आवर्स हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई, है ना। पहला कंडीशन तो ये केस वन में है। केस टू में आप देखो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अगेन ध्यान से देखो, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 36 बाई एक्स प्लस वाई, और 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो 12 बाई एक्स माइनस वाई, और ये मिलके 6 हो गया, ठीक है। 36 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 12 बाई एक्स माइनस वाई, है ना, मिलके कितना 6 हो गया, है ना। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। फिर से अभी हमें इसे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे कि लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप u मान लो और 1 बाई एक्स माइनस वाई को v मान लो, है ना। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो जाएगा 24u प्लस 16v इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन थर्ड। और दूसरा हो जाएगा 36u प्लस 12v इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन फोर्थ, है ना। अब दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे 24u प्लस 16v, 24u प्लस 16v इक्वल्स टू 6, और एक आ जाएगा 36u प्लस 12v इक्वल्स टू 6, 36u प्लस 12v
इक्वल्स टू 6। तो इस वाले में से तो आप 2 कॉमन ले लो, तो 12u प्लस 8v इक्वल्स टू 6, और यहां से 12u प्लस 8v इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन थर्ड, इसको ले लो, और यहां से आप 3 कॉमन ले लो, तो ये 12u प्लस 4v इक्वल्स टू 3 आ गई, ये 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 4, है ना। और आप घटा दो, फायदे में रहेंगे ना, फायदे में रहेंगे, ये खत्म, 8 में से 4 गया 4v, और ये 1, v इक्वल्स टू 1/4 आ गया, v 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे तो देखो v 1/4 आ गया, 12u प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2, इससे ये कटा, 12u इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। u कितना आ गया, 1/12 आ गया। अब देखो u 1/12 है, और आपको ये बात पता है ये u 1/x प्लस वाई है, ये 1/12, तो x प्लस वाई जो होगा 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ए। अब v 1/4 है ना, तो ये 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4, यहां से x माइनस वाई जो होगा 4 होगा। दिस इज इक्वेशन बी। ये बात समझ में आ रही है ना। अब आप इन दोनों a और b को ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई, a और b को ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो 2x इक्वल्स टू 16 आ गया, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। यानी स्पीड ऑफ बोट x 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये भी एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला सवाल है आपके पास, करें कि 8 मेन एंड 12 बॉयज, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है ना। तो ये 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. है ना। देख लो पहले 12 boys हैं, है ना, और कितना 8 men है, 8 men प्लस 12 boys मिलके उस काम को 5 दिन में करते हैं, है ना। वही 6 मैन एंड 8 बॉयज, 6 मैन और 8 बॉयज मिलके उस काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि बताओ एक लड़का उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, या एक मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है ना। तो ऐसा मानते हैं कि लेट द वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन एक्स डेज, माना कि आदमी उस काम को x दिन में कंप्लीट करता है ना। देन द बॉयज वर्क कंप्लीटेड बाय वन बॉय इन वाई डेज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। ध्यान से देखो, एक आदमी उस काम को x दिन में कंप्लीट करता है, वहीं एक लड़का उस काम को y दिन में कंप्लीट करता है। अब देखो एक आदमी अगर उस काम को x दिन में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब यह है कि एक दिन में आदमी उस काम का कितना पार्ट करेगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे, वो हो जाएगा 1/x पार्ट, है ना। अब वही देखो 8 आदमी करते हैं, तो वर्क डन बाय 8 मैन इन वन डे, है ना। एक आदमी अगर 1/x करता है तो 8 आदमी कितना करेगा, 8/x पार्ट। ये बात समझ में आ गई ना। सेम कंडीशन बॉय के लिए लगाते हैं, है ना। वर्क डन बाय वन बॉय इन वन डे, वो कितना हो जाएगा 1/y पार्ट, ठीक है। तो देखो 12 बॉयज कितने दिन में करेंगे,
कितना पार्ट काम करेंगे, वर्क डन बाई 12 बॉयज इन 1 डे, इन 1 डे, है ना, वो हो जाएगा आपका 12/y पार्ट। ठीक है ना, तो देखो 8 आदमी के द्वारा किया गया एक दिन का काम ये है, 12 लड़कों के द्वारा किया गया एक दिन का काम ये है। ठीक है, जबकि ये दोनों मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये दोनों का एक दिन का किया हुआ काम 1/5 हो जाएगा। ये बात तो समझ आ रही है ना, वर्क डन बाई 8 men एंड 12 बॉयज इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। तो देखो एक दिन का दोनों का काम, एक दिन का 8 आदमी का किया हुआ काम, एक दिन का 12 लड़कों का किया हुआ काम जोड़ोगे तो इस काम के बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां से 8/x प्लस 12/y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इस वाले पार्ट से। सिमिलरली इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से थोड़ा आप दिमाग अगर यहां पे लगाएं तो 6 आदमी एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 6/x, है ना। वहीं आपका 8 बॉयज एक दिन में कितना काम करेंगे, 8/y, और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 1/7, एंड दिस इज इक्वेशन 6। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है, पर आपको पहला काम है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, 8/x प्लस 12/y, ऐसे कर लेते हैं कि लेट 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, है ना। तो 8 लड़के आदमी थे ना 8u, 12 लड़के थे 12v, और ये 1/5। दिस इज इक्वेशन थर्ड, है ना। सेकंड देख लो क्या है, 6 आदमी 8 बॉयज, ठीक है ना, 6u प्लस 8v इक्वल्स टू 1/7, 6u प्लस 8v इक्वल्स टू 1/7। दिस इज इक्वेशन फोर्थ, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। ये बात समझ में आ गई ना। अब थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये देखो ये 12 है और ये 8 है ना। इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो या तो आप ऐसा कर लो कि यहां से 4 कॉमन ले लो, या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24, तो v का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और आप घटा लोगे, नहीं घटा लोगे तो आ जाएगा। तो करते हैं, करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 16u प्लस 24v इक्वल्स टू 2/5। ये हो जाएगा आपका 18u प्लस 24v इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, और इसे घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ऐसा, ये -2u, और ये 2/5 माइनस 3/7, है ना, -2u इक्वल्स टू ये 35 आ गया, ये 7 2 14, 5 3 15, ठीक है, -2u इक्वल्स टू -1/35, ये खत्म, u इक्वल्स टू 1/70 आ गया, है ना, u की वैल्यू 1/70 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में रख देते, u आपको v मिल जाएगा, तो रख लो, आप यहां से ऐसे रख लो, 8 इंटू 1/70 प्लस 12v इक्वल्स टू 1/5, है ना। तो 12v देखोगे तो 1/5 माइनस 8/70, 12v हो जाएगा आपका ऐसा, ये 5 और 70 का एलसीएम 70, ये 14 माइनस 8, है ना। तो ये 12v इक्वल्स टू 14 में से 8 गया 6, 60/70, और v इक्वल्स टू 60/70 इंटू आपका 12, 6 दूनी 12, तो v हो गया 1/40, है ना, v 1/40, है ना। u आ गया 1/70, v आ गया 1/40। अब देखो u आपका 1/70 है, u आपका 1/70 है, और u आपको पता है 1/x है ना, तो x इक्वल्स टू 70 हो गया, यानी एक आदमी जो है उस काम को 70 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, वही बॉयज की बात करें तो देखो v आपका v जो है 1/140 है, और v 1/y है, तो ये 1/140 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 140 डेज हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो लड़का उस काम को 140 दिन में कंप्लीट करेगा, जबकि मैन उस काम को 70 डेज में कंप्लीट करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इस तरह से ये काम बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखोगे। जैसे ही वर्क एंड टाइम वाले सवाल आते हैं, आप उसका एक दिन का काम निकालो, क्योंकि एक दिन में वो काम कितना पार्ट करता है, ठीक है ना? हम वर्क को वर्क के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से देख रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन में हम एक लॉजिक लगा रहे हैं कि क्या करना है, कि जो चीज अब यहाँ पे एक दिन का काम है इनका, और ये दोनों का एक दिन का काम को हमने क्या किया, कंपेयर किया, है ना? आप वर्क को वर्क के साथ कंपेयर कर सकते हो, टाइम को टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हो, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो जब भी आप ये इक्वेशन लिखते हैं, ये ध्यान रखें कि दोनों साइड सेम थिंग होना चाहिए। देखो, ये भी एक दिन का किया हुआ काम है, और ये भी एक दिन का किया हुआ काम है, ये भी एक दिन का किया हुआ काम है, ये भी एक दिन का काम किया हुआ काम है ना? अगर आप जब क्वेश्चन करते टाइम इतना सोचते हैं, तो जरूर आपको अब वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना? आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है, यानी एरिया से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है ना? ये देखो, कह रहे कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, then the area of the rectangle is reduced by 80 square units. However, if we increase its length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, its area increased by 50 square units. Find the length and breadth of the rectangle. एक रेक्टेंगल है ना? देख लो, एक रेक्टेंगल है ना, जिसका कुछ लेंथ और कुछ ब्रेथ दिया होगा, है ना? मान लिया लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x, है ना? देन द breadth of a rectangle इज y, है ना? लेंथ x है और ब्रेथ कितना है, y है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना? यानी x इंटू वाई। ये आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया। ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ो। पहला लाइन कर रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यानी लेंथ को घटा रहे। नाउ न्यू लेंथ क्या होगा घटाने के बाद, है ना? न्यू लेंथ क्या होगा? अगर आप लेंथ को 5 यूनिट घटा रहे हो, तो x माइनस 5 लेंथ हो गया। न्यू ब्रेथ क्या होगा? अगर आप लेंथ को 5 यूनिट घटा रहे हो एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ हो जाएगा y प्लस 2, है ना? देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स, है ना? तो आपको पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एरिया मिल जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप यहां से ऐसे कर लो कि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2, है ना? और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, पहले वाले एरिया से 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 80। बोलो, ऐसा होगा। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 80, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू, उधर चला जाएगा, माइनस 80 और माइनस प्लस 10 मिलकर माइनस 70। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना? ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। पहला पार्ट तो यहां से ऐसा हो गया, है ना? आगे कह रहा है, ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि however if we increase its length by 10 units, now अब नया लेंथ देखो, अब नया एक लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा, 10 यूनिट्स इंक्रीज कर रहा है, तो x प्लस 10 हो जाएगा, है ना? न्यू ब्रेथ देख लो, एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 5 यूनिट्स, y माइनस 5 हो जाएगा, है ना? इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स। फिर से आप वही काम करोगे, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ आपको एरिया मिलने वाला है, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5, और पहले वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया 50 यूनिट से बढ़ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस 50 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 50 हो जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 50, है ना? ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। अगर आप देखें तो ये माइनस 5x प्लस 10y
इक्वल्स टू 50, इधर जाके 100 हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहां से क्या करेंगे, यहां से -5 कॉमन ले लें, x माइनस 2y आ गया और ये आपका 100 आ गया। इस 5 से ये कटाओगे तो -20 हो जाएगा ये, है ना। और x माइनस 2y इक्वल्स टू -20, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अपने पास दो इक्वेशन, दो अननोन, है ना। एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -70, एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -70, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और एक है x माइनस 2y इक्वल्स टू -20, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब क्या करते हैं, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 5 में से 4 गया -y, 70 में से 40 गया -30, तो देखो y की वैल्यू तो 30 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। अब x निकालना है, तो पुट करते हैं x माइनस 2 इंटू 30 यानी 60 हो जाएगा, और ये -20, तो -60 और ये -20, x इक्वल्स टू 60 माइनस 20 यानी x इक्वल्स टू 40 आ गया, है ना। तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो लेंथ आ गया आपका 40 यूनिट्स, लेंथ आ गया 40 यूनिट्स, और ब्रेथ कितना आ गया 30 यूनिट्स। ये बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हुआ। देखो सवाल को एक बार ध्यान से फिर से देख लो, बहुत आसान है। अगर आप इतना, आपको कंपैरिजन करने आ गया हो, अगर आप क्वेश्चन को समझ समझ के करोगे, ठीक है ना। इतने सवाल हमने करे हैं, अगर आप ध्यान से इन सवालों को देखेंगे तो अब लग रहा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप सोच समझ के करेंगे, अगर आप जब टीचर सॉल्यूशन कराता है उस टाइम पे अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं, ना ही अपना दिमाग लगाते हैं, फिर तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा सा सवाल था।